हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बनता है, जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन निकल करके आता है, वो टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि है पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको विथ एक्सप्लेन हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर होने वाला है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, जो कि पहला था पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार और दूसरा था परमाणु संरचना, ये दोनों पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा केमिस्ट्री क्लास और प्रयोगशाला परिचारक, जिसमें जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से और लाइन से देख पाएंगे। ये सभी बेस्ड है प्रयोगशाला परिचारक, जो वस्तुनिष्ठ बुक है हरिराम पटेल पब्लिकेशन का, उस पर। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। बेसिक चीज़ें जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या रीज़न था आवर्त सारणी के निर्माण के पीछे। ठीक है, तो तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। समझ आया? तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया। आवर्त सारणी में एक समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ तथा अलग अलग गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जिससे तत्वों का अध्ययन आसान हो पाया। तो ये हो गया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका निर्माण क्यों हुआ। अब हम बात करते हैं आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इसमें कुल एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, कुल तत्व कितने हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें कुल 118 तत्व हैं, जिसमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम हैं। ठीक है, तो दोनों को इंक्लूड करके देखें तो 118 तत्व हैं जो अभी तक के खोजे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं, आवर्त कितने हैं। ये आपको समझना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि वर्ग किसे कहते हैं। तो आप आधुनिक जो आवर्त सारणी है, उसमें जो इस प्रकार की ऊर्ध्वाधर स्तंभ देख रहे होंगे, कॉलम देख रहे हैं, यही कहलाता है वर्ग। ठीक है, इसे हिंदी में समूह भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ग्रुप। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है वो पूछा जाता है। तो वर्गों की संख्या है 18। आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 ऐसा करके देखेंगे, यहाँ तक के लास्ट वाला 18। इस प्रकार वर्गों की संख्या है 18। ये हो गया वर्ग, समझ गए होंगे। जो आधुनिक सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसे ही वर्ग कहते हैं। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं आवर्त की। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपको क्षैतिज सारणी मिल रही है, क्षैतिज जो स्तंभ आपको दिख रहा है, इसे ही बोलते हैं आवर्त। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। अब इन दोनों को अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे जो सारणी दिख रही है आपको, ये दोनों आवर्त 6 और आवर्त 7 में से 14 तत्वों को निकाल करके नीचे अलग से श्रेणी बनाई गई है। यही है, इसलिए हम अलग से इनको आवर्त अलग से काउंट नहीं कर रहे हैं। समझ आया? ये दोनों इन्हीं में इंक्लूड हैं। वर्ग 3 के आवर्त 6वें और 7वें में। आई होप कि आपको समझ आया होगा इतना। इसका थ्योरी क्लास अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक थ्योरी क्लास अपलोड कर दूंगा जल्द ही, जिसमें आप आसानी से सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। ये हो गया, हमने बात कर लिया वर्ग आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व है 118, वर्गों की संख्या है 18 और आवर्तों की संख्या है 7। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। क्या क्या बताया मैंने? आवश्यकता क्यों पड़ी, तो तत्वों के अध्ययन को ईजी बनाने के लिए। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व कितने हैं टोटल, तो 118, और वर्गों की संख्या है 18 और आवर्तों की संख्या है 7। इतना चीज़ें मैंने बताया, आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के तत्वों को S ब्लॉक, कहाँ से कहाँ तक के तत्वों को D ब्लॉक, कहाँ से कहाँ तक के तत्वों को P ब्लॉक और कहाँ से कहाँ तक के तत्वों को F ब्लॉक की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है
कोई आपको परमाणु क्रमांक दे देगा किसी भी तत्व का दे देगा परमाणु क्रमांक, आपको बताना होगा कि ये तत्व पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में है और कौन से वर्ग में है या कौन से आवर्त में है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा। मैं सबसे पहले ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ। तो जो आपको पहला और दूसरा वर्ग दिखाई दे रहा है, ये दोनों, इसे बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, इसे बोलते हैं एस ब्लॉक, यानी कि इस जो कॉलम में जितने भी तत्व आएंगे वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको 3 से लेकर के 12 तक के जो वर्ग दिखाई दे रहे हैं ऐसे, इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। समझ आया? अब हम समझते हैं पी ब्लॉक। तो वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक में रखा गया है। पी ब्लॉक कहा जाता है यहाँ से यहाँ तक के पूरे तत्वों को। अब बचा एफ ब्लॉक। तो नीचे जो 2 श्रेणी दिख रही है इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के तत्वों को पूरा एफ ब्लॉक में रखा गया है। ये दोनों पहला कॉलम एस ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक के जो तत्व हैं उसे डी ब्लॉक, और ये वाला पॉइंट पूरा पी ब्लॉक। समझ आया इतना? अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण, ऑप्शन ए न्यूलैंड, ऑप्शन बी है डॉबेराइनर, ऑप्शन सी मैंडलिफ, या ऑप्शन डी है मेयर। तो तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया है वो किया है डॉबेराइनर ने। इन्होंने तत्वों को लेकर के त्रिक नियम दिया था। ठीक है, इसमें क्या कहा था इन्होंने कि पहले जो तत्व हैं वो तीसरे तत्व के, ठीक है, जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है, इन दोनों का जब औसत निकालेंगे तो ये हमारे बीच वाले तत्व का यानी कि दूसरे तत्व के लगभग समान होगा, ये इन्होंने कहा था। पहला तत्व और तीसरा तत्व, इन दोनों का जो औसत निकलेगा, औसत जो द्रव्यमान निकलेगा वो हमारा दूसरे तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा, ये इन्होंने कहा था। मैं इसको थ्योरी क्लास में और एक्सप्लेन कर दूंगा, या आगे क्वेश्चन मिलेगा मैं वहाँ भी आपको बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डॉबेराइनर। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया है डॉबेराइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में नीचे की ओर जाने पर यानी आवर्त संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से एक सही प्रवृत्ति नहीं है? क्या कर रहे हैं हम? आवर्त सारणी में नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? आवर्त संख्या में वृद्धि हो रही है। आवर्त संख्या समझ रहे हैं आप? परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है, अब नीचे आ रहे हैं तो। ठीक है, अब क्या क्या इसमें परिवर्तन होगा वो हम देखते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? ठीक है, तो जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो बढ़ जाती है। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे हमारा ये आवर्त सारणी है, इसमें आप पहला तत्व देख रहे होंगे हाइड्रोजन, उसके बाद नीचे उसके देख रहे होंगे लिथियम, उसके बाद सोडियम आपको दिख रहा होगा। हम आवर्त सारणी में नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? इसमें परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। कैसी बढ़ेगी? जैसे हम हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पहले कक्षक में। अब जब हम लिथियम की बात करें और नीचे आए आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम में, तो उसके जो बाहरी कक्षक हैं उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन वो पहला जो कक्षक है वो भर जाएगा। जो लिथियम है उसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसलिए इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी त्रिज्या बढ़ गई है। ठीक है, नाभिक से इसकी दूरी बढ़ गई है, तो ये पहला पॉइंट तो सही दिया गया है। परमाणु त्रिज्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी बढ़ गई है। ठीक है, नाभिक से इसकी दूरी बढ़ गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, कम हो गई। परमाणु द्रव्यमान बढ़ जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का 1.008 है। ठीक है, और जो लिथियम है उसका 6.941 यानी कि 7 मान सकते हैं, और जो सोडियम है उसका 23 होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो इसमें प्रवृत्ति एक सही प्रवृत्ति नहीं है। क्या? संयोजकता बढ़ जाती है। ये पॉइंट गलत दिया गया है, संयोजकता नहीं बढ़ती, संयोजकता समान रहती है। ठीक है, कैसे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जैसे हमने हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसके बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन, इसके बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं लिथियम की, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, तो इसकी बाहरी कक्षक में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आए, बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 हो गया। फिर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में हो जाएगा 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लास्ट कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। आप सभी में देख रहे होंगे कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, इसकी संयोजकता एक ही है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन में लास्ट जो कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसी संख्या को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में है, तो इसकी संयोजकता क्या बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, इसलिए इसका पॉइंट ये वाला गलत हो जाएगा और हमें सही प्रवृत्ति नहीं है पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका थ्योरी क्लास फुल एक्सप्लेन कर दूंगा जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे, फिर एमसीक्यू आपको और इजी पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किसने किया? क्या डाल्टन ने या मैंडलिफ ने या मोसले ने या न्यूलैंड ने? तो आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किया था मैंडलिफ ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए डोबेराइनर, ऑप्शन बी है मैंडलिफ, ऑप्शन सी मोसले, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण या आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया पूछा जाए तो वो किया था मोसले ने। अभी जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोसले के द्वारा प्रतिपादित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म आवर्त सारणी के एक ही समूह का है? एक क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, ये क्वेश्चन नहीं, सही है। निम्न में से कौन सा युग्म आवर्त सारणी के एक ही समूह का है? ऑप्शन ए दिया गया है बोरॉन और बेरिलियम, ऑप्शन बी में दिया गया है गैलियम और जर्मेनियम, ऑप्शन सी में दिया गया है बेरिलियम और बिस्मुथ, और ऑप्शन डी में है सेलेनियम और टेलुरियन। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सा युग्म आवर्त सारणी के एक ही समूह यानी एक ही वर्ग या फिर इंग्लिश में एक ही ग्रुप का है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको आवर्त सारणी पता होना चाहिए। आवर्त सारणी में जितने एलिमेंट हैं उनमें सभी तो नहीं, जो कॉमन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वर्ग जो इम्पॉर्टेंट वर्ग है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका थ्योरी क्लास अपलोड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका स्पेसिफिक इसी पर थ्योरी क्लास अपलोड करूंगा विथ एक्सप्लेन एकदम डिटेल में। तो इसका जो सही आंसर है वो सेलेनियम और टेरिलियम है। ये जो है ये 16वें नंबर के वर्ग के हैं, ठीक है, 16वें वर्ग में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक है ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी में दिया गया है एस ई, ऑप्शन सी एन ए, ऑप्शन डी में है एस ई। तो सोडियम का जो प्रतीक है वो है एन ए, ठीक है। एस जो होता है वो सल्फर का होता है, एस आई जो होता है वो सिलिकॉन होता है, और एस ई जो दिया गया है वो सिलीनियम है, ठीक है। ये सभी भी आपको याद रखना होगा, सल्फर, सिलिकॉन, सोडियम और सिलीनियम, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ही तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3dp है। आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक या आवर्त होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, तत्व दे देगा या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, उसमें से आपको अब पता लगाना होगा कि ये तत्व कौन से आवर्त का है, कौन से वर्ग का है, कौन से ब्लॉक का है। इसमें क्या पूछ रहा है, आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक और आवर्त पूछ रहा है, ठीक है। ब्लॉक बताना है और उसका आवर्त क्या होगा ये बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सभी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है ये इस सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे पहले तो क्या क्या दिया गया है, 1s2 यानी कि 2 और 2, ठीक है, 4 हुआ, 4 6 10 हो गया, 10 और 2 12 और 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 और 2 हो जाएगा 20 और 20 और 5 हो जाएगा 25, ठीक है। 25 मिल गया हमको, ये
इसका परमाणु क्रमांक मिल गया, ठीक है, परमाणु संख्या मिल गई, पता चल गई परमाणु संख्या 19, ठीक है। अब ये कौन से ब्लॉक में आएगा ये आपको पता लगाना है। इसके पीछे हम चलते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। 25, ठीक है, 25 कहाँ पे मिलेगा आपको? हमें 25 मिलेगा डी ब्लॉक पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 25 मिल रहा होगा, ठीक है। MN जो दिया गया है ये 25 ही है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। और कौन से आवर्त में मिला था हमें? वो तीसरा आवर्त में मिला था, ठीक है। डी ब्लॉक और तीसरा आवर्त, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? एक बार और देख लीजिए क्या दिया गया था। यहाँ पे हमें 25 दिया गया था, आप यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का एक होता है, हीलियम का 2, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा करके जब जाएंगे तब आपको यहाँ पे 25 मिलेगा। और एक कौन से आवर्त में मिल रहा है? सॉरी, चौथे आवर्त में मिल रहा है ना, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, चौथा आवर्त है, ठीक है। चौथा आवर्त और कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है, डी ब्लॉक और चतुर्थ आवर्त। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करना है, तत्व दिया गया है और संयोजकता दी गई है। सिलिकॉन, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम, सल्फर, इन सभी का संयोजकता क्या होता है? लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। समझ आया? तो इसका आपको मिलान करना होगा, ठीक है। जैसे सिलिकॉन का जो संयोजकता होता है ये होता है 4, ठीक है। ऑप्शन बी में 4 दिया गया है और ए में 4 दिया गया है, ठीक है। सभी को मिलान करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें अब सबसे पहले ये देख लेंगे कि पहले का आंसर क्या है? 4। तो कौन से में पहले में 4 दिया गया है? तो ओनली ए और बी में दिया गया है। अब फ्लोरीन का देखते हैं, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अत्यधिक क्रियाशील होता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। इसकी संयोजकता 1 होती है, ठीक है। अब 1 किस में दिया गया है? ए में तो 3 दे दिया गया है और बी में दिया गया है 1, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सभी को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मिला भी सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? तो 3 है और सल्फर की संयोजकता 2 है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन ए दिया गया है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इलेक्ट्रॉनिक बंधुता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। और दूसरा दिया गया है कारण, किसी वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा, सीसा, पारा या जस्ता? तो अधिक कुचालक जो है वो है पारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कोट में सही आंसर लेना है हमें, ठीक है। क्या दिया गया है? सूची 1 में दिया गया है धातु दिया गया है और इधर इसके गुणधर्म दिए गए हैं, ठीक है। सूची 2 में गुणधर्म और सूची 1 में धातु। तो सोडियम का जो गुणधर्म होता है वो क्या होता है? सोडियम का जो गुणधर्म है वो है चाकू से आसानी से नहीं कटता, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पारा। पारा क्या होता है? कमरे के ताप में द्रव होता है, ठीक है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो है पारा, ठीक है। चांदी क्या होता है? चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ठीक। और सीसा क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, ऑप्शन बी है बेसिक, ऑप्शन सी एसिडिक, ऑप्शन डी है उदासीन। तो तीसरे और चौथे समूह का यानी कि तीसरे और चौथे वर्ग का
जो सामान्य गुणधर्म है वो है बेसिक और एसिटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में सिक्का धातु, इंपॉर्टेंट चीज, सिक्का धातु किस समूह को कहा जाता है? तो सिक्का धातु कहा जाता है वर्ग 11 को। ठीक है, वर्ग 11 को सिक्का धातु कहा जाता है। ध्यान रखेंगे क्यों? क्योंकि इसमें आपको कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, कॉपर जिसका पहले यूज़ होता था सिक्का बनाने में। ठीक है, चांदी मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा। ठीक है, और मिल जाएगा आपको गोल्ड। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको किससे शो करते हैं? तो ये है कॉपर, इसे बोलते हैं सिल्वर, एजी से शो करते हैं, और गोल्ड को एयू से शो करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य समूह में रखे गए तत्वों के किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसे क्षारीय धातु कहते हैं, हैलोजन कहते हैं, निष्क्रिय धातु, या क्षारीय मृदा धातु? शून्य समूह सबसे अंतिम का समूह यानी कि 18वां समूह होता है। ठीक है, 18वां वर्ग है, और ये इसमें जो तत्व होते हैं इनके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब इनका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात ये अक्रिय गैस हैं। ठीक है, ये क्रिया नहीं करते, अक्रिय गैस। ठीक, या अक्रिय धातु कह सकते हैं, या निष्क्रिय धातु। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है पीयू दिया गया है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले ही वीडियो में ही बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो ज़रूर देख ले। इसमें मैं भी बता देता हूँ कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस होता है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को ए से शो करते हैं और परमाणु संख्या को जेड से शो करते हैं, ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान माइनस करेंगे परमाणु संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान जो ऊपर लिखा है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना है 242, और परमाणु क्रमांक कितना है 94। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 148, ये होगी न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 148। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हैलोजन के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन डी सी ब्रोमीन, या ऑप्शन डी है आयोडीन। तो हैलोजन के साथ अधिक अभिक्रियाशील जो है वो है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। कौन सा धातु पूछ रहा है? ठीक है, तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे जो अधिक धातु है वो है एल्यूमिनियम। अब आपको ये पूछ दे कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है, एक में धातु पूछ रहा है, एक में तत्व पूछ रहा है। तो तत्व में ऑक्सीजन आएगा आंसर, धातु पूछ दे तो एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक आवर्त का सबसे अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहला आवर्त और अंतिम का आवर्त। ठीक है, ये पहला जो वर्ग है, ठीक है, पहला वर्ग और अंतिम का वर्ग। और क्या पूछ रहे हैं, आवर्त का सबसे अंतिम का सदस्य क्या होता है पूछ रहा है। तो पहला जो वर्ग है, जिस पहले वर्ग में जितने भी आपको तत्व मिल जाएंगे ये सभी क्षार धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, क्षार धातुएं कहलाती हैं। पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं वे क्षार धातु कहलाएंगे। और सबसे लास्ट का, ठीक है, ये पहला हो गया और सबसे लास्ट का हो गया 18वां। ठीक है, 18वें वर्ग का जितना भी जो तत्व हैं, ठीक है, इन्हें नोबल गैस कहते हैं या अक्रिय गैस कह सकते हैं। ठीक है, या अक्रिय धातु या निष्क्रिय धातु भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए कि अब ऐसे को हम वर्त बोलते हैं, ठीक है,
आवर्त बोलते हैं ऐसे को, और जो ऐसा ऐसा दिया रहता है उसे वर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या गया है, प्रत्येक आवर्त का सबसे अंतिम का सदस्य। अब हम जब ऐसे जाएंगे तो लास्ट वाला यहीं पे तो मिलेगा, लास्ट यही तो होगा आवर्त का, यानी कि 18वां वर्ग का ही जो तत्व होगा वही होगा आवर्त का अंतिम सदस्य। तो जब 18वां वर्ग का सभी तत्व निष्क्रिय धातु है या अक्रिय गैस है, ठीक है, तो जितने भी आवर्त के अंतिम जो सदस्य होंगे वो सभी अक्रिय गैस होंगे, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ आया? किसी भी आवर्त का अंतिम सदस्य यानी कि 18वां वर्ग का तत्व निकलेगा वो, और 18वां वर्ग में जितने भी तत्व हैं वे सभी तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं, निष्क्रिय गैस कहलाते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ग का अंतिम सदस्य होगा एक निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला सदस्य, जबकि पहला वर्ग में जितने भी सदस्य हैं वो क्षार धातुएं कहलाती हैं, इसलिए प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य अगर पूछ ले तो वो क्षार धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंतिम सदस्य, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो वो एक अक्रिय गैस होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स मैं इसमें कराऊंगा आपको प्रयोगशाला परिचारक के लिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये दोनों में से कोई एक कंप्लीट होगा हम फिजिक्स या अदर सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है। अब हैलोजन समूह भी पूछा जाता है कि हैलोजन समूह कौन सा समूह कहलाता है, ठीक है। तो हैलोजन समूह वर्ग 17वां कहलाता है, ठीक है। वर्ग 17 के जितने भी सदस्य हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। और इसमें पूछ ले कि स्पेसिफिक कौन सा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो वो होता है फ्लोरीन, ठीक है, जो कि वर्ग 17 में ही मिलता है, समूह 17 में ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। अब 29 पूछ रहा है, ठीक है, ये किससे संबंधित है। इसके लिए आपको आवर्त सारणी अच्छे से पता होनी चाहिए। आवर्त सारणी में कहाँ से कहाँ तक को तत्वों को SPDF ब्लॉक में बांटा गया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही परमाणु क्रमांक आपको लगभग 50 या 35 ऐसा कुछ याद रखेंगे तब आपका सॉल्व हो पाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें जो 29 है वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी डी ब्लॉक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है, किसी एक पदार्थ के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। ऑप्शन बी दिया गया है, दूसरा पॉइंट दिया गया है, तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। तीसरा पॉइंट दिया गया है, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो इसमें से कौन सा सही है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें से सही क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें से केवल ऑप्शन बी केवल 2 ही सही हैं, ठीक है, बाकी के पॉइंट गलत हैं। किसी पदार्थ के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में दिया गया था, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता जाता है, यही पॉइंट केवल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादन अगर पूछ ले, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया, तो वो किया है मोसले ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। मैंने पहले ही बताया कि इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। हमने देखा था कि इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ आपको दिखे थे इसी को वर्ग बोलते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को किस नाम से जाना जाता है। तो ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है, ठीक है, पहले ही बताया मैंने,
इसे वर्ग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में 36 कॉलम को क्या कहते हैं? इस प्रकार जो आपको लाइन मैंने बताया, इस प्रकार जो स्तंभ है, इस तरह के जो श्रेणी है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं आवर्त। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है ये कमेंट करेंगे, मैं बता चुका हूँ, कमेंट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या, जो मैं पूछ रहा था कमेंट में बताना करके, वो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। मैं भी तो देखूँ कि आप देख रहे हैं वीडियो, आपको समझ आ रहा है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोसले के द्वारा आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार में व्यवस्थित किया गया था? जो मोसले ने आवर्त सारणी बनाई है, इसमें तत्वों को किस आधार पे व्यवस्थित किया गया? क्या परमाणु संख्या या परमाणु भार या तत्वों का गुण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो मोसले के द्वारा आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है, जो हम पढ़ते हैं अभी, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा निर्माण किया गया है, इसमें तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त के अंतर्गत तत्वों की कुल संख्या कितनी है? इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। आवर्त सारणी आपको याद रखना ही होगा कि कौन सा तत्व कहाँ पर है, कितने, कौन से वर्ग में कितने तत्व हैं, कौन से आवर्त में कितने तत्व हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसमें पूछा गया है कि प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जानते होंगे कि पहला आवर्त जो इस टाइप से जो होता है क्षैतिज, उसे हम आवर्त बोलते हैं। तो पहले आवर्त में एक तत्व यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोजन, जो कि पहला वर्ग है, और उसके बाद डायरेक्ट आपको 18वें वर्ग में मिलेगा हीलियम। ठीक है, मतलब पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे का भी मैं बता देता हूँ कि टोटल हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ठीक है, तो सभी आवर्तों में तत्वों की कुल संख्या कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये 7वां। ये मैंने 7 आवर्त लिख लिए। अब हम इनमें जो तत्वों की संख्या है वो देखते हैं। जैसे पहले आवर्त में तत्वों की संख्या है 2। ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन पहला वर्ग और जो हीलियम है वो 18वां वर्ग। ठीक है, और दूसरा आवर्त है, इसमें तत्वों की संख्या है 8। तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या 8। चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या हो जाएंगी 18। पांचवें भी आवर्त में तत्वों की संख्या है 18 और छठवें आवर्त में और 7वें आवर्त में जो तत्व हैं उनकी टोटल संख्या है 32। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, मेरे साथ बोलिए 2, 8, 8, 18, 18, 32। याद हो जाएगा। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठवें आवर्त में 32 और 7वें आवर्त में भी 32। ठीक है, छठवें और 7वें आवर्त में कंफ्यूज नहीं होंगे। जो नीचे में 2 श्रेणी अलग से बनी हुई है वो छठवें और 7वें आवर्त से ही निकाल करके अलग से 14 तत्वों को अलग किया गया था, वो इसी में इंक्लूड होगा। उसका कोई अलग से आवर्त नहीं आप समझेंगे, वो इसी में इंक्लूड है, इसलिए उनको ऐड करके 32 तत्व होते हैं छठवें और 7वें आवर्त में। समझ आया? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन तत्वों को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो वो रखा गया है समूह 17 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसले द्वारा प्रतिपादित आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त का अंतिम तत्व किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो किसी भी आवर्त का अंतिम तत्व जो होता है वो एक अक्रिय गैस होता है। इसमें क्या पूछ रहा है? मोसले द्वारा प्रतिपादित आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त का अंतिम तत्व। ठीक है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा करके दे दिया गया है, आपको समझना पड़ेगा। आवर्त का अंतिम तत्व किसके अंतर्गत आएगा? तो वो एक अक्रिय तत्व होगा या अक्रिय गैस होगा। ठीक है, निष्क्रिय गैस होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्यों होगा ये मैंने पहले ही बताया, क्योंकि वो 18वां वर्ग में आएगा। किसी भी आवर्त का कोई भी तत्व
18वें वर्ग में आया वही उसका अंतिम तत्व होगा, और हर तत्व अंतिम तत्व 18वां वर्ग का है, इसलिए वो एक अक्रिय गैस होगा या अक्रिय तत्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की शुरुआत निम्न में से किससे है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की शुरुआत, ठीक, अब यही क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया। जैसे जो आवर्त दिया गया है इसमें हमने समझा कि अंतिम जो सदस्य होगा वो एक अक्रिय गैस होगा। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि जो पहला वर्ग है वो एक क्षार धातु कहलाती है। क्षार धातु, जिस पहले वर्ग में जितने भी तत्व हैं वो क्षार धातु कहलाएंगे, इसलिए आवर्त का पहला सदस्य हमेशा क्षार धातु होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे एवं तीसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या पूछ रही है। ठीक है, दूसरे और तीसरे आवर्त में, तो मैंने अभी ही आपको याद कराया, क्या याद कराया था, 2 8 8 18 18 32। ठीक है, हमने याद किया था 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सातवां, तो हमें पूछ रहा है दूसरा और तीसरा, तो यह रहा दूसरा और तीसरा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे और तीसरे आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो 8 8 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम दाएं से बाएं जा रहे हैं। ठीक है, समझ आया, दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं। आप एरो को देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, दाएं से बाएं जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं बाएं से दाएं, ये है दाएं से बाएं। ठीक है, समझ आया, हम क्या कर रहे हैं, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं, तब जो विद्युत ऋणात्मकता है वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या ना घटेगा या बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जाती हैं, दाएं से बाएं की ओर जब हम जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घट जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि आवर्त सारणी में हम जब बाएं से दाएं की ओर जाएं, ठीक है, इसको अपोजिट कर दें, ठीक, बाएं से दाएं की ओर जाएं, ठीक, क्या कहा मैंने, बाएं से दाएं की ओर जब हम जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आया, आई होप कि समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यही मैंने बताया कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, अभी मैंने बताया कि बढ़ जाएगा। ठीक, आप मेरा सिंपल सी चीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो याद रखेंगे। ठीक है, जैसे हम अभी जा रहे हैं दाएं से बाएं की ओर, और ये है बाएं से दायां। ठीक है, पहला वाला क्या है जो मैं ये लेके गया, वो है दाएं से बाएं की ओर, जो दूसरा मैंने नीचे में लिखा है वो है दाएं से बाएं की ओर। अब पहले वाले में यानी कि बाएं से दाएं की ओर जब जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएंगी, और जब हम दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा तत्व क्षार धातु तथा हैलोजन दोनों के अंतर्गत शामिल है। क्षार धातु और हैलोजन दोनों के अंतर्गत जो शामिल है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में दाएं से बाएं की ओर जाने में परमाणु के आकार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जब हम दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, फिर से दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं, तब परमाणु के आकार में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए दिया गया है वृद्धि होगी, ऑप्शन बी में दिया गया है कमी होगी, ऑप्शन सी में दिया गया है ना वृद्धि ना कमी, ऑप्शन डी है बहुत अधिक कमी। तो जब हम किसी आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जब जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी कि वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। हमने पहले गया कि दाएं से बाएं गए थे, अब हम क्या कर रहे हैं,
बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, ठीक है। बाएं से दाएं की ओर जब हम जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, क्या वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या ना बढ़ता है ना कम होता है, या इसमें से कोई भी, या बहुत अधिक कम हो जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ये आपको बताना है। तो जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो ये जो परमाणु है उसका आकार कम होता जाएगा। क्यों कम होगा वो भी मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तब परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, जो मोस्ले हैं उन्होंने परमाणु क्रमांक के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया है। परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से इन्होंने रखा है। तो जब हम बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नाभिक में स्थित, ठीक है, जो नाभिक है उसमें स्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है, वही उसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। नाभिक में आपको पता होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो जो प्रोटॉन की संख्या है वही परमाणु क्रमांक होता है। अब प्रोटॉन क्या होता है, प्लस चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन धन आवेशित होता है। अब जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे किसी भी आवर्त में तब उसका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा, यानी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जाएंगी। अब प्रोटॉन धन आवेशित होता है चूंकि, तो नाभिक इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, इतना पॉजिटिव चार्ज ले लेगा नाभिक के अंदर, नाभिक इतना धन आवेशित हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है। तो इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, समझ आया। इसलिए इसका आकार कम हो रहा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी में एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट समूह के तत्वों को किस ब्लॉक के अंतर रखा गया है। मैंने पहले ही बताया कि आवर्त सारणी के आवर्त 6वें और 7वें में से 14 तत्वों को निकाल करके नीचे में 2 श्रेणी बनाई गई है, ठीक है, और इस श्रेणी को हम एफ ब्लॉक कहते हैं। वहीं यहाँ पे पूछा गया है जो 6वां श्रेणी है वो लैंथेनाइट कहलाता है, और जो 7वां आवर्त है उसमें से जो 14 तत्वों को निकाल करके रखा गया है वो एक्टिनाइट कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों को नीचे अलग से श्रेणी में रखा है, वो एफ ब्लॉक कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। संक्रमण तत्व, ठीक है। अब संक्रमण तत्व की श्रेणी में किसे रखा गया है, किस ब्लॉक में रखा गया है तत्वों को, संक्रमण तत्व, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है एस ब्लॉक, ऑप्शन बी में दिया गया है पी ब्लॉक, ऑप्शन डी ब्लॉक, ऑप्शन डी में दिया गया है एफ ब्लॉक, ठीक है। तो संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक में रखा गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया था निम्न में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा गया है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 18वें वर्ग के अंतर्गत कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव की श्रेणी में आता है। रेडियो एक्टिव की श्रेणी में 18वां वर्ग क्या होता है ये आपको पता होगा। 18वां वर्ग अक्रिय गैस है, ठीक है, या निष्क्रिय तत्व, एक ही चीज़ है। अब क्या पूछ रहा है, रेडियो एक्टिव की श्रेणी में किसे रखा गया है, क्या हीलियम, नियॉन या आर्गन या रेडॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत सबसे हल्का धातु कौन सा है। सबसे हल्का धातु ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी में दिया गया है सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। सबसे हल्का धातु पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे हल्का धातु अगर पूछे तो वो है लिथियम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत सबसे भारी धातु कौन सी है। हल्की तो हमने जान ली कि लिथियम है, अब भारी पूछ रहा है तो भारी क्या होता है, वो होता है ऑस्मियम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, हल्का क्या है तो लिथियम है, भारी क्या है तो ऑस्मियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु, ठीक है, ना कि धातु। धातु पूछे तो क्या है वो पारा, अब अधातु पूछ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पारा तो अब रिपीटेड हो गया है, वो अब शायद नहीं भी पूछे, लेकिन जो अधातु है वो
पूछ सकता है। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी में दिया गया है हीलियम, ऑप्शन डी है आर्गन। तो वो एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के अंतर्गत एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? ऑप्शन ए दोनों समान रहते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया दोनों असमान, ऑप्शन सी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती है, ऑप्शन डी में है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों समान रहता है। क्यों समान रहता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हम किसी भी वर्ग में, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन पर वो समझते हैं। आवर्त सारणी में किसी एक वर्ग में किसी एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा? संयोजकता क्या है? अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अंतिम कक्ष को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या है वही है संयोजकता। ठीक है, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन भी उसी को कहेंगे। ठीक है, अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है या अंतिम कक्ष को स्थायी बनाने के लिए, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए वो साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, वही या साझा करेंगे या फिर स्थानांतरण करेंगे, ग्रहण करेंगे या त्याग करेंगे। ठीक है, तो वही होता है संयोजकता, वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों समान होते हैं। क्यों समान होते हैं वो भी मैं बताता हूँ। पहला ही वर्ग ले लेते हैं, जैसे पहला वर्ग हीलियम है, पहले वर्ग का पहला तत्व हीलियम, उसके नीचे आता है लिथियम, उसके नीचे आता है सोडियम, तीन ही लेते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक 1 है, जो लिथियम है उसका परमाणु क्रमांक 3 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सभी का, तो हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम के भी अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और सोडियम के भी अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही इनकी संयोजकता है और यही इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है? सब में एक एक ही है, तो ये दोनों समान हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ है। ठीक है, जितनी संयोजकता है उतनी ही उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। समझ आया? वर्ग में हम जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो संयोजकता उतनी ही है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी उतनी है। ठीक है, दोनों समान है। आयोग की समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अक्रिय गैसों के समूह में तत्वों की बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अब अक्रिय गैस से ही आप समझ आ गया होगा। अक्रिय गैस मतलब 18वां वर्ग। अब 18वां वर्ग अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस मतलब वो और क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, क्यों क्रिया नहीं करेगा? क्योंकि उसकी बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। जब इसका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण है, कक्षक इसका 8 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, मतलब ये स्थायी है, तो क्या ये और क्रिया करेगा? नहीं करेगा, इसलिए इसे अक्रिय बोलते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या है, तो वो होगी 8। ठीक है, समझ आया होगा। अक्रिय इसीलिए है क्योंकि इसकी बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये और क्रिया नहीं करेगा। जैसे इसकी बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती, 6 होती, 5 होती, 4 होती या 8 से कम होती, तो ये क्रिया करता अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। जब इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूर्ण है, तो ये और क्यों क्रिया करेगा? इसलिए तो ये अक्रिय गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जाने पर तत्वों के धात्विक गुण में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है? फिर से आपको ध्यान रखना है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं। ठीक है, आपको समझना होगा, दाएं से बाएं इसे बोलते हैं और बाएं से दाएं अगर पूछे तो ये है। ठीक है, ये दायां है और ये बायां। ठीक, अब दाएं से बाएं जा रहे हैं, अगर पूछ लेता कि बाएं से दाएं जाएं तब क्या होगा और दाएं से बाएं जाएं तब क्या होगा। अभी पूछा गया है हमें आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर जाने पर तत्वों का आधात्विक गुण में किस प्रकार परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए समान बनी रहती है, ऑप्शन बी है वृद्धि होती है, ऑप्शन सी कमी होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट करेंगे जल्दी ही। तो जो आधात्विक गुण है ये बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं, तो आध्यात्मिक गुण हैं वो बढ़ते जाते हैं, वृद्धि होती है। अगर इसका अपोजिट पूछ ले कि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा, आध्यात्मिक गुण कम होती जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आयनन विभव में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। क्या कर रहे हैं हम, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं। ऑप्शन ए दिया गया है समान बनी रहती है, ऑप्शन बी दिया गया है वृद्धि होती है, ऑप्शन सी में दिया गया है कमी होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो तत्वों के जो आयनन विभव हैं उनमें वृद्धि होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऋणात्मकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। विद्युत ऋणात्मकता है ये। तो जब हम बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो ये बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जब हम किसी आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाएगी। ठीक, और जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक बंधुता में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बाएं से जब हम दाएं जा रहे हैं तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक बंधुता में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए वृद्धि होगी, ऑप्शन बी है समान बनी रहेगी, ऑप्शन सी है कमी होती है, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने पहले समझाया, जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी यानी कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए नाभिक आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित बहुत ही ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लगेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगी। आई होप कि समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, समझ आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेंडलीव के आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य का पता लगाना है। ऑप्शन ए दिया गया है इन्होंने 36 पंक्तियों को आवर्त नाम दिया। ठीक है, जो 36 पंक्ति है, ठीक है, इसे बोलते हैं 36 पंक्ति, इसे आवर्त नाम दिया है, तो ये पॉइंट तो सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है इन्होंने ऊर्ध्वाधर पंक्ति को वर्ग नाम दिया, तो ये भी पॉइंट सही है। ऑप्शन सी जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई तब उन्हें केवल 63 तत्वों का ज्ञान था, तो ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, मेंडलीव के जब आवर्त सारणी का निर्माण किया गया तो उन्हें केवल 63 तत्वों का ज्ञान था। ऑप्शन डी में दिया गया है इनके अनुसार तत्वों के गुणधर्म को उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हमें असत्य का पता लगाना था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए दिया गया है मेंडलीव, ऑप्शन बी में दिया गया है मोसले, ऑप्शन सी में दिया गया है डाल्टन, ऑप्शन डी में दिया गया है फ्लेमिंग। तो ये जो है वो मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना होगा तत्वों के गुणधर्म हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये मोसले ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिलान करना है, नहीं, हमें कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। पहला दिया गया है इसमें वर्गों की संख्या 7 है। वर्गों की संख्या 7 है या आवर्तों की संख्या 7 है, तो यह पॉइंट गलत है क्योंकि वर्गों की संख्या 18 है, आवर्तों की संख्या 7 है। ठीक है, दूसरा दिया गया है आवर्तों की संख्या 7 है, तो ये पॉइंट सही है। तीसरा दिया गया है इनमें आवर्तों की संख्या 18 है, तो ये पॉइंट गलत है। वर्गों की संख्या 18 है, ये पॉइंट सही है। पांचवा दिया गया है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। छठवां दिया गया है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। सातवां दिया गया है इसको 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है, तो ये भी पॉइंट सही है, 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें से 2, 4 और 5 और 7। ठीक है,
तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, ये अभी हमने पहले ही देखा क्वेश्चन में, तो ये भी पॉइंट सही है। इस प्रकार दूसरा, चौथा, पांचवा और सातवां पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी तत्व की संयोजकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या का मान कितना होता है? तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या का मान होता है 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? अब क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी में दिया गया है घटता है, ऑप्शन सी समान बना रहता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब हम आवर्त सारणी में किसी वर्ग में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कमी, ऑप्शन बी में दिया गया है वृद्धि, ऑप्शन सी में है कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमी होगी, ठीक है। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी आती जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो आयनन विभव के मान में क्या परिवर्तन होगा? जब हम किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आयनन विभव भी कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? वो भी कम होती है। मैंने पहले ही बताया, जब हम किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, और जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ठीक है। दोनों पॉइंट मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी दिया गया है आयनन विभव कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऊपर से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ही हमने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, अब यहाँ पे बढ़ जाती है लिखा है, इसलिए यही पॉइंट इसका असत्य है, बाकी पॉइंट सत्य है। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होता है, विद्युत ऋणात्मकता भी घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है क्या? आयनन विभव कम हो जाती है क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही पॉइंट असत्य है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है ना कि बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी पॉइंट सही है, आयनन विभव कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, वही चीज़ यहाँ भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है, ठीक है, बढ़ती नहीं है जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अष्टक सिद्धांत, ठीक है, या अष्टक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व समान रासायनिक गुणधर्म वाले 3 के समूह प्राप्त होते हैं। यह नियम निम्न में से किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, क्या बोल रहा है, जब किसी तत्व को
बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों में 3 समूह प्राप्त होता है। ठीक है, ये नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये डोबेराइनर ने दिया था, ये नियम दिया था त्रिक नियम। ठीक है, समझ आया होगा, जो मैंने पहले ही बताया था कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया। इसमें पहला तत्व और जो तीसरा तत्व है वो बीच, इन दोनों का तत्व का जो परमाणु भार है, इन दोनों का औसत जो होता है वो दूसरे नंबर के तत्व के समान होता है लगभग। ठीक है, यही इसका त्रिक नियम था डोबेराइनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबेराइनर के त्रिक नियम की क्या सीमाएं थी? ऑप्शन ए दिया गया है, यह सभी ज्ञात तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित करने में विफल रहा। बी दिया गया है, इनमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया। तीसरा दिया गया है, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यही जो लिखा है यहाँ पर, इसी को ही बोलते हैं अष्टक नियम। ठीक है, या अष्टक सिद्धांत। और ये किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड ने क्या कहा था? इनके नियम के अनुसार जो 8वां तत्व है, ठीक है, जैसे एक वर्ग है उसमें जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान गुणधर्म रखता है। ठीक है, जैसे हिंदी के स्वर होते हैं सा रे ग म प ध नि सा, जो सा है 8वां नंबर का सा, वो पहले जैसे सा से ही स्टार्ट होता है, तो ये दोनों समान है। उसी प्रकार जो पहला तत्व है वो 8वां तत्व के समान ही गुणधर्म रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूलैंड के अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत की सीमाएं क्या थी? ऑप्शन ए दिया गया है, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मेल नहीं खाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, तो ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, ये सीमाएं हैं इनकी। सी में दिया गया है, न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए। जैसे अभी तत्वों की संख्या कितनी है? 118। ठीक है, तो ये भी इसकी एक सीमा थी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये पॉइंट सही है। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन हमें असत्य पूछना है, पता लगाना है ना। दूसरे में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें वर्ग कहते हैं, और जो 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें आवर्त कहते हैं, तो ये भी पॉइंट सही है। पहला दूसरा दोनों सही हैं। तीसरा में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, इसलिए इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी पॉइंट सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। दूसरा दिया गया है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तीसरा दिया गया है, आवर्त सारणी में एक ही समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। तो इसमें से केवल तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाईं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, जो कि सही है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो आकार बढ़ता है। ठीक है, दूसरा है, तीसरा दिया गया था, आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ये भी पॉइंट सही है। और हमें सत्य का पता लगाना था, इसलिए तीनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की संयोजकता क्या होता है? जब हम आवर्त सारणी में किसी समूह या वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं
तो मैंने पहले ही बताया, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो इनकी जो संयोजकता है वो समान रहती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों समान रहती है वो भी मैंने बताया था। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 होता है जो जिसका अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का हमने देखा था उनके भी अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो संयोजकता सबकी समान है, 1 1 1, इसलिए समान रहती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए दिया गया है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब व द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग में होती है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, संगलन की ऊष्मा गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके संगलन बिंदु पर लाने हेतु प्रयोग होती है। तीसरा दिया गया है, घनत्व का मात्रक न्यूटन होता है जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो इसमें असत्य का पहचान करना था। ऑप्शन ए, बी और जो डी है वो तीनों सही हैं। ऑप्शन सी इसमें गलत है, ठीक है, और असत्य की ही पहचान करना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब इसमें आपको कमेंट करना है कि जो घनत्व है उसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि न्यूटन तो बल का मात्रक होता है जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व का मात्रक नहीं होता, डेंसिटी है। इसका मात्रक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप गूगल कीजिए कहीं से भी ढूंढ करके, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।